हम सभी ह्यूमन बींग्स की बहुत सारी नीड्स होती है और उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो प्रोडक्ट्स बनाता कौन है? मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो बनाता है और उन प्रोडक्ट को डिलीवर करता है किसको? कंज्यूमर को, जिससे कि कंज्यूमर की नीड एंड वांट्स जो है वो फुलफ़िल हो सके। तो मैन्युफैक्चरर जो है किसी एक प्लेस पे उन प्रोडक्ट्स को बनाता है। लेकिन सपोज करिए कि यूपी का कोई कंज्यूमर है और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो जो है बैंगलोर में या फिर महाराष्ट्र के किसी प्लेस पे है। तो अब महाराष्ट्र के किसी प्लेस में जो है प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और यूपी के कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाया जाएगा? बट ऑब्वियस बात है कि वहां पे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके महाराष्ट्र से, बैंगलोर से जो है वो प्रोडक्ट कहाँ पे लाया जाएगा? यूपी तक लाया जाएगा और फिर कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। आपने देखा होगा कि डोमिनोज़ का जो एडवर्टीजमेंट आता है कि 30 मिनट्स में जो है ये डिलीवरी कर देंगे, नहीं तो आपको फ्री में जो है पिज्ज़ा मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है? लॉजिस्टिक का है। लॉजिस्टिक मीन्स की ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर को जो है रिसीव किया जाता है, उसको जो है प्रोसेस किया जाता है, जो है पिज़्ज़ा बनाया जाता है और फिर जो है तुरंत के तुरंत जो प्रोडक्ट है, वो जो पिज़्ज़ा है उसको जो है वहाँ पर जो डिलीवरी पर्सन होता है वो लेकर जो है आपके घर तक पहुँचता है। तो इसमें जो है उन्होंने पूरा टाइम जो है ऑलरेडी पूरा सेटअप कर रखा है, कैलकुलेट कर रखा है कि कितना समय जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग में आएगा, कितना समय उसको बेकिंग में आएगा, कितना समय जो है ऑर्डर को पैक करने में आएगा, कितना समय उसको टेस्ट करने में आएगा, कितना समय उसको डिलीवर करने में लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है उन्होंने पहले से कैलकुलेट कर ली है और फिर वहाँ पर जो है उन्होंने पूरा रूट मैप जो है अपना तैयार कर रखा है कि कहाँ पर कौन से रूट पे कौन जाके डिलीवर करेगा। तो ये सब प्लानिंग करके उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये अपने आप को जो है बहुत जल्दी डिलीवर करने वाला जो है वहाँ पर कंपनी जो है उन्होंने बनाया है कि डोमिनोज पिज़्ज़ा जो है वो आपको ऑर्डर के विदिन 30 मिनट्स में आपको डिलीवर करता है। तो ये जो प्लानिंग करना, इस चीज़ को मैनेज करना कि कितनी जल्दी जो है ऑर्डर को, प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया जाए और सही टाइम पर, सही प्लेस पर, सही प्राइस पर जो है कस्टमर को जो है डिलीवर किया जाए, यही चीज़ लॉजिस्टिक कहलाता है। तो लॉजिस्टिक क्या हो गया? इट रिफर्स टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लॉजिस्टिक इज द सर्विस और एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑरिजिन टू द सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी सर्विस, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म की जाती है जिससे कि जो गुड्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच जाए। सोर्स ऑफ ऑरिजिन यानी कि जहां पर उसको बनाया जा रहा है वहां से उसका जो डेस्टिनेशन है, जो कंज्यूमर है, वहां तक पहुंच जाए। इसमें जो भी सर्विसेज, एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उसी को लॉजिस्टिक कहते हैं। तो लॉजिस्टिक में हम ब्रॉडली बात करें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि कैसे जहां से प्रोडक्ट बना है वहां से कस्टमर तक जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कैसे उसको पहुंचाया जाता है। क्लियर? तो फिलिप कोटलर ने लॉजिस्टिक को डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा? प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द फिजिकल फ्लोज ऑफ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन टू पॉइंट ऑफ यूज टू मीट द कस्टमर नीड एट प्रॉफिट। तो फिलिप कोटलर ने क्या कहा कि लॉजिस्टिक क्या है? लॉजिस्टिक का मतलब होता है प्लान करना, इंप्लीमेंट करना और कंट्रोल करना। किस चीज़ को? फिजिकल फ्लो को। किस चीज़ का फ्लो? जो मटेरियल से, जो फिनिश गुड्स है, कहाँ से? ऑरिजिन से, यानी कि जहाँ पर उसको बनाया जा रहा है, कहाँ तक? यूज़ तक, जहाँ पे उसको यूज़ किया जाएगा, यानी कि कस्टमर तक, कंज्यूमर तक, जिससे कि कस्टमर की नीड फुलफिल हो सके और वो भी प्रॉफिट कमाते हुए, यानी कि जो ये लॉजिस्टिक का काम कर रहा है, जो मैन्युफैक्चर, उसको प्रॉफिट हो। तो फिजिकल फ्लो है फिनिश गुड्स का, मटेरियल का, ऑरिजिन से कंज्यूमर तक, उसको मैनेज करना, उसको प्लान करना, उसको इंप्लीमेंट करना, उसको कंट्रोल करना ही लॉजिस्टिक कहलाता है। इसी तरीके से अमेरिकन काउंसिल ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एज वेल एज द रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन फॉर द पर्पज ऑफ कंफर्मिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो भी हम फ्लो और स्टोरेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं, जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है हम ऑरिजिन से कंजम्पशन तक पहुंचा रहे हैं, ऑरिजिन से कंजम्पशन तक जो भी हम गुड्स को पहुंचा रहे हैं, उसको प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको कंट्रोल करना ही लॉजिस्टिक कहलाता है, जिससे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉजिस्टिक का मतलब क्या हो गया कि जो मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स, उसको कस्टमर तक पहुंचाना ही लॉजिस्टिक कहलाता है। क्लियर? उसको रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है उसको प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इंप्लीमेंट करना, उसको कंट्रोल करना ही लॉजिस्टिक कहलाता है। क्लियर? तो इसी तरीके से अब सपोज करिए कि इंडिया के अंदर ही महाराष्ट्र में जो प्रोडक्ट बनाया गया उसको हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया यूपी में, या फिर यूपी के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जो है प्रोडक्ट को बनाया गया और यूपी के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसको हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया? इसको डोमेस्टिक लॉजिस्टिक कहते हैं, इसको डोमेस्टिक लॉजिस्टिक कहते हैं। लेकिन आज क्या है? आज आप इंडिया में बैठकर अमेरिका या फिर किसी दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट को भी मंगवा सकते हैं, दूसरे प्रोडक्ट को भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो अगर आप इंडिया में बैठकर किसी दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट मंगवा रहे हो तो बट ऑफ सी बात है कि वहां से जो है प्रोडक्ट आपकी कंट्री इंडिया में भेजा जाएगा, तो वहां पर भी लॉजिस्टिक का वर्क जो है, लॉजिस्टिक की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी। तो जब फिजिकल मूवमेंट
मूवमेंट्स ऑफ गुड्स जो है बियॉन्ड बॉर्डर होता है, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होता है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको इंटरनेशनल लॉजिस्टिक कहा जाता है। तो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक क्या हो गया? इंटरनेशनल लॉजिस्टिक इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिजिकल मूवमेंट होता है, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कहते हैं। डोमेस्टिक लॉजिस्टिक जब कंट्री के विद इन कंट्री जो है वहां पर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, कस्टमर तक जो है प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हो, तो वो डोमेस्टिक लॉजिस्टिक हो गया। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक जब बिटवीन कंट्रीज हो रहा है, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फिजिकल मूवमेंट्स हो रहा है गुड्स का, तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल लॉजिस्टिक। एक्चुअली जो लॉजिस्टिक वर्ड है ये जो है वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रहा था, तो वहाँ पर जो कंट्रीज थी वो जो है अपने यहाँ पे जो सोल्जर्स थे, जो उनको मटेरियल्स चाहिए थे, जो इक्विपमेंट्स चाहिए थे, उनका ट्रांसपोर्टेशन करती थी जहाँ पर वॉर हो रहा होता है। तो वहाँ पर जो है इस लॉजिस्टिक वर्ड का यूज़ किया गया था और वहीं से जो है ये मैनेजमेंट में आया है। तो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स हो रहा है। क्लियर? तो जितने भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होते हैं वो सब इंटरनेशनल लॉजिस्टिक के अंदर आ जाते हैं। भाई एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट में कंट्री जो है इंडिया जो है अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे कंट्री में जो है भेज रही है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, चाहे वो जो है एयरवे के थ्रू हो, चाहे वो शिप के थ्रू हो, तो वहाँ पर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, तो वो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हो गया। इंपोर्ट में क्या है कि इंडिया जो है किसी दूसरे कंट्री से अपने यहाँ पर सामान मंगवा रही है, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर भी शिप का यूज़ करके या फिर एयरप्लेन का यूज़ करके जो है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो वो भी क्या है? इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है। क्लियर? तो बहुत सारे ऐसे लेदर्स के प्रोडक्ट हैं, गोल्ड आइटम के प्रोडक्ट हैं जो कि इंडिया ट्रांसपोर्ट करती है अदर कंट्रीज में। वहीं पर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, क्रूड ऑयल है जो कि इंडिया इंपोर्ट करती है दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में। तो यहां पर जो है लॉजिस्टिक का यूज होता है और इसको इंटरनेशनल लॉजिस्टिक कहा जाता है। क्लियर? तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स का मूवमेंट होता है उसको मैनेज करना। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेस दैट प्लान, इंप्लीमेंट एंड कंट्रोल द एफिशिएंट इफेक्टिव फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, जो फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज है, उसको किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है, जिससे जो गुड्स का मूवमेंट है वो आसानी से, जो सर्विसेज का मूवमेंट है वो आसानी से कस्टमर तक पहुंच जाए। तो दैट इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज द गवर्नेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट फंक्शंस दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस प्लान, मैनेज एंड इंप्लीमेंट प्रोसेस टू मूव एंड स्टोर गुड्स। तो यहाँ पे क्या है? मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड होता है। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या है? सप्लाई चेन का ही पार्ट है जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स और स्टोरेज ऑफ गुड्स को जो है मैनेज किया जाता है। क्लियर? तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होता है गुड्स का और स्टोरेज से रिलेटेड होता है गुड्स का, उसका मैनेजमेंट जो है वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आ जाता है। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड, तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग कहने का मतलब है कि जो भी बिजनेस कस्टमर्स ऑर्डर जो है प्लेस करते हैं, तो उसको प्रोसेस करना कि कौन सा ऑर्डर है, किस गुड्स का ऑर्डर है, क्या अमाउंट है, क्या वैल्यू है, सारी चीज़ों को प्रोसेस करना। उसके बाद फिर मैनेजिंग इंट्री, यानी कि जो भी ऑर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग जो है स्टॉक को मंगवा के रखना, अपने यहाँ पे इन्वेंट्री में रखना। आइडेंटिफाई विच एंड हाउ मच स्टॉक टू ऑर्डर एट व्हाट टाइम, यानी कि कौन सा स्टॉक कितना मंगवाना है और किस टाइम पे मंगवाना है, दैट इज मैनेजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद आता है मटेरियल हैंडलिंग, ये भी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आ जाता है। तो मटेरियल हैंडलिंग करने का मतलब क्या है कि मूवमेंट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्ट थ्रू आउट मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड डिस्पोजल। तो मटेरियल को हैंडल करना, मटेरियल हैंडलिंग मतलब कि जो भी मटेरियल है उसको हैंडल करना, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हो, चाहे वो वेयर हाउसिंग के टाइम पे हो, उसको आराम से जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, उसको स्टोर करना, जिससे कि उसमें कोई भी नुकसान ना हो, टूट फोड़ ना हो या फिर लीकेज ना हो। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फिजिकल इन्वेंट्री फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट बनने के बाद जो है उसको वेयर हाउस में रखा जाता है, जहाँ से जो कस्टमर की डिमांड होती है उसको फुलफिल किया जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। प्रोडक्ट बन गया, पहले क्या होता है कि ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद आप जो है सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज करके अपने आप इन्वेंट्री रख लेते हो, फिर उस इन्वेंट्री का यूज़ करके जो है आप प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट बनने के बाद आप उसको वेयर हाउस में रखते हो, फिर जो भी ऑर्डर आया रहता है उस वेयर हाउस से प्रोडक्ट को निकाल के बिजनेस कस्टमर्स तक पहुँचा देते हो। तो ये वेयर हाउसिंग यानी क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फिजिकल इन्वेंट्री फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो वेयर हाउस में जब इन्वेंट्री आ जाती है तो वहाँ से जो गाड़ियाँ होती हैं वो वेयर हाउस से प्रोडक्ट को निकालती है और कहाँ लेके चली जाती हैं? ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रक से या फिर किसी दूसरी गाड़ी से बिजनेस कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए पहुँच जाती हैं। और उसके बाद फिर आता है कस्टमर सर्विस, यानी कि जैसे
कोई डिफेक्टिव गुड हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट करना, या फिर टाइम पे जो है प्रोडक्ट को डिलीवर करना, स्पीडी यानी कि क्विकली जो है प्रोडक्ट को डिलीवर करना, ये सारी चीज़ें जो है कस्टमर सर्विस में इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में कहने का मतलब है कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो आसानी से हो, सॉफ्टली हो, क्विकली हो, स्मूथली हो, इसलिए जो है लॉजिस्टिक को मैनेज किया जाता है। तो वहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, इन्वेंट्री को मैनेज करना हो गया, मटेरियल को हैंडल करना हो गया, वेयर हाउस करना हो गया यानी कि स्टोर करके रखना हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सारी चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सपोज है कि कोई कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है। तो इस कंपनी को जो है कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस कंपनी को रॉ मटेरियल, मशीनरी या फिर अदर इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। तो वो जो रॉ मटेरियल, मशीनरी या फिर जो अदर इक्विपमेंट है वो क्या करेगा, वो सप्लायर से परचेज करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी वो क्या करेगी, रॉ मटेरियल सप्लायर से लेगी, इक्विपमेंट सप्लायर से लेगी, और जो मशीनरी चाहिए होगी वो सप्लायर से परचेज करती है। तो वहाँ से सप्लायर से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के पास तक क्या आता है, वो सारे मटेरियल आते हैं। यानी कि जो सप्लायर होता है वो रॉ मटेरियल या फिर इक्विपमेंट या फिर मशीनरी जो है वो सप्लाई करता है किसको, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन सभी का यूज़ करके प्रोडक्ट डेवलप करती है। प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद उस प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो या तो होलसेलर को सप्लाई करेगी या फिर रिटेलर को सप्लाई करेगी या फिर सीधे कस्टमर को सप्लाई कर देगी। अगर होलसेलर को सप्लाई करती है तो होलसेलर जो है वो रिटेलर को सप्लाई करेगा और रिटेलर जो है वो कस्टमर को सप्लाई करेगा, और फिर फाइनली कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है और कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। क्लियर। तो ये जो पूरा सप्लायर से रॉ मटेरियल लेना, फिर मैन्युफैक्चर द्वारा उस प्रोडक्ट को बनाना, फिर बना के उसको होलसेलर को देना, होलसेलर से कस्टमर तक पहुंचाना, तो ये पूरा क्या हो गया, एक चेन हो गया। और इसी को क्या कहते हैं, सप्लाई चेन। रॉ मटेरियल जो है वो सप्लायर मैन्युफैक्चर को सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बना के होलसेलर को सप्लाई करता है, होलसेलर प्रोडक्ट को रिटेलर को सप्लाई करता है, रिटेलर फाइनली कस्टमर तक सप्लाई करता है। तो सप्लायर से कस्टमर तक ये जो पूरा है ये एक चेन बन जाता है। किस चीज़ का, सप्लाई का, कुछ ना कुछ सप्लाई हो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, सप्लाई चेन कहते हैं, और इसको मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो इस सप्लाई चेन इज ए कंबाइंड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज एंड टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो सप्लाई चेन क्या हो गया, कंबाइंड नेटवर्क है इंडिविजुअल का, ऑर्गेनाइजेशन का, रिसोर्सेज का, एक्टिविटीज़ का या फिर टेक्नोलॉजीज़ का, जहाँ पर जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है और प्रोडक्ट और सर्विस को सेल किया जाता है। तो भाई यही हुआ ना कि मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल सप्लायर ने सप्लाई कर दिया, मैन्युफैक्चर ने उसको बनाया, मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को सप्लाई कर दिया, होलसेलर ने रिटेलर को सप्लाई कर दिया, रिटेलर ने कस्टमर को सप्लाई कर दिया। तो ये सप्लाई चेन स्टार्ट विद द डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अ सप्लायर टू अ मैन्युफैक्चर एंड एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स और सर्विस टू द एंड कंज्यूमर। तो सप्लाई चेन कहाँ से स्टार्ट होता है, रॉ मटेरियल की सप्लाई से, जो कि सप्लायर सप्लाई करता है मैन्युफैक्चर को, और उसके बाद भी खत्म कहाँ होता है, जब वो कस्टमर तक पहुंच जाता है। तो ये पूरा सप्लाई चेन होता है, और इसी को मैनेजमेंट करना, इसी को मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स, डेटा एंड फाइनेंस रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एट इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। यानी कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट या सर्विस है या फिर गुड्स, डेटा, फाइनेंस जो प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड होते हैं उनका प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेके यानी कि सप्लायर से लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने तक जो सप्लाई होता है उसको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। इट रिफर्स टू द हैंडलिंग ऑफ ऑल ऑपरेशन दैट रिलेट टू बिल्डिंग अ प्रोडक्ट एंड गेटिंग इट टू द राइट कस्टमर कंपनीज। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे ऑपरेशन को इंक्लूड करता है जहाँ पे प्रोडक्ट को बनाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने का सारा एक्टिविटी जो होता है उसको मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। द पर्पज ऑफ ए सप्लाई चेन इज टू गेट गुड प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट एज क्विकली एंड एफिशिएंटली एज पॉसिबल। तो पर्पज क्या होता है मेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, कि गुड्स जैसे ही प्रोड्यूस हो जाए उसके बाद तुरंत इसको जो है इफेक्टिवली और क्विकली जो है कस्टमर तक पहुंचा देना, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आपका सप्लाई चेन सही से नहीं होगा ना तो आपने प्रोडक्ट बना लिया होगा लेकिन वो कस्टमर तक पहुंच ही नहीं रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई चेन आपका सही नहीं है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन मोटिव यही होता है कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो डेटा का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, वो आसानी से हो जाए, बिना किसी हर्डल के हो जाए। तो इट्स अन इंटीग्रेटिव प्रोसेस। ये क्या है, इंटीग्रेटिव प्रोसेस, यानी कि सबको इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है सप्लायर को मैन्युफैक्चर से, मैन्युफैक्चर को बिजनेस कस्टमर से, जिससे कि आसानी से जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया, फाइनेंस एक्सचेंज हो गया, डेटा एक्सचेंज हो गया, गुड्स एक्सचेंज हो गया, ये आसानी से हो जाए बिना किसी हर्डल के। अब जैसे क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, जो सप्लायर होता है वो सप्लायर क्या करता है, रॉ मटेरियल पहुंचाता है प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा
गुड्स बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा और वो जो क्या है कस्टमर को पहुंचाता है। तो ये जो पूरा फ्लो हो रहा है रॉ मटेरियल का, चाहे गुड्स का, चाहे डेटा का, इसी को क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ओलिवर एंड वेवर ने डिफाइन किया 1982 में। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ सप्लाई चेन विद द पर्पस टू सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या हो गया, ये एक प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग और कंट्रोलिंग प्रोसेस है। किस चीज़ को, ऑपरेशन को, किस चीज़ के ऑपरेशन को, सप्लाई चेन के ऑपरेशन को। क्यों मैनेज करना है, जिससे कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो एफिशिएंटली जो है वो सेटिस्फाई किया जा सके। तो सप्लाई चेन इसीलिए तो कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर है वो किसके लिए प्रोडक्ट बना रहा है, कस्टमर के लिए। अब मैन्युफैक्चर को प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल सप्लाई ने सप्लाई कर दिया। अब मैन्युफैक्चर ने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन कस्टमर को सेल करना है, तो कस्टमर को तक पहुंचाने के लिए वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चर होलसेलर को देगा, होलसेल रिटेलर को सप्लाई करेगा, फिर रिटेलर फाइनली कस्टमर तक सप्लाई करना है। तो इस सारी चीज़ों को प्लान करना, इंप्लीमेंट करना, कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो केथ ओलिवर जो कि एक ब्रिटिश लॉजिस्टिशियन हैं, उन्होंने ही जो है कि क्वाइन किया था टर्म सप्लाई चेन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्लियर। अब बात कर लें ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि सप्लाई चेन को मैनेज करने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहली चीज़, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। भाई एफिशिएंसी कहने का मतलब है यहाँ पे कि वेस्टेज को कम करना, कॉस्ट को कम करना। एफिशिएंसी, अगर मैन्युफैक्चर को प्रोडक्ट बनाना है और अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो अगर सप्लाई चेन उसका सही तरीके से काम कर रहा होगा, सप्लाई चेन सही से मैनेज हो रहा होगा, तो तुरंत के तुरंत जो है सप्लायर से रॉ मटेरियल आ जाएगा मैन्युफैक्चर तक, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाएगा और वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा। कस्टमर ने डिमांड किया, कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, सप्लाई चेन अच्छी होगी तो कस्टमर तक तुरंत जो है वो प्रोडक्ट जो है डिलीवर हो जाएगा। सप्लाई चेन अच्छी होने से ही डिलीवर होगा, वो भी कम कॉस्ट में जो है डिलीवर हो जाता है। आप देखते होंगे कि ऑनलाइन जब प्रोडक्ट मंगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक दिन में पहुंच जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें 2-3 दिन लगता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आपसे डिलीवरी चार्ज लिया जाता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाता। तो सारी चीज़ें सप्लाई चेन पर डिपेंड करती हैं कि कब सप्लाई चेन कैसी है और कितनी जल्दी जो है आपके पास प्रोडक्ट पहुँच जाता है। टू मिनिमाइज टाइम, टाइम को कम करने के लिए, भाई डिमांड बढ़ी, मैन्युफैक्चर को रॉ मटेरियल चाहिए, सप्लाई चेन अच्छा हुआ तो आपका जो है कम टाइम में जो है मैन्युफैक्चर के पास रॉ मटेरियल पहुंच जाएगा। इसी तरीके से कस्टमर तक जो है गुड्स डिलीवर हो जाता है। तो टाइम को कम करने के लिए जो है सप्लाई चेन को मैनेज करना जरूरी है। टू डिक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी होती है डिलीवर करने में, सप्लायर से रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर तक पहुँचाने में, मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने में, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होकर उसको मिनिमाइज करने का जो है ऑब्जेक्टिव होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। टू डिक्रीज वेयर हाउसिंग कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट बना के रख दिया है और हमारे यहाँ पे वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो वेयर हाउस में रखने से प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय भी होता है और साथ ही साथ उसको कॉस्ट भी आती है उसको वहाँ पे स्टोर करके रखने में। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जरूरी होगा, क्योंकि अगर सप्लाई चेन अच्छा होगा आपका तो आपको वेयर हाउस में स्टोर करके रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिमांड आया, प्रोडक्ट बना दिया तुरंत और तुरंत डिलीवर कर दिया, तो वहाँ पे वेयर हाउसिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है। टू एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सप्लाई चेन आपका अच्छा होगा, कस्टमर ने डिमांड किया, तुरंत के तुरंत जो है कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी क्या होगी, इनहेंस होगी। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, टू मेंटेन बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, होलसेलर, रिटेलर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर, इन सब के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जरूरी होता है। क्लियर। अब बात कर ले फंक्शंस की कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। तो ब्रॉडली हम जो फंक्शन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ब्रॉडली हम पांच इंपॉर्टेंट फंक्शन में उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्वायरिंग। एक्वायरिंग कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो है रॉ मटेरियल को एक्वायर करना, किससे, सप्लायर से, सप्लायर से रॉ मटेरियल को एक्वायर करना और मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, मशीनरी को एक्वायर करके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक पहुंचाना। तो एक्वायरिंग का काम होता है। या फिर कस्टमर का गुड्स है तो उसको मैन्युफैक्चरर से एक्वायर करके कस्टमर तक पहुंचाना, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फंक्शन हो गया। दूसरा बिजनेस ऑपरेशंस, जैसे कि डिमांड को एस्टिमेट करना प्रॉपरली, जिससे कि ज़्यादा आपको इन्वेंट्री भी ना रखना पड़े और ना ही कम इन्वेंट्री आपके पास हो। आप सपोज करिए कि अचानक से डिमांड बढ़ गई और आपने एस्टिमेट नहीं किया, तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है रॉ मटेरियल कस्टमर तक, मैन्युफैक्चरर तक नहीं पहुंचा पाओगे, और मैन्युफैक्चरर तक अगर रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा तो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से अचानक से मार्केट में डिमांड कम हो गई, तो अगर आपने इस चीज़ को एस्टिमेट नहीं किया, बिजनेस आपने इस चीज़ को एस्टिमेट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं फिर आपके पास वेयर हाउसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपके पास जो है रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो वेस्ट हो सकता है। तो बिजनेस ऑपरेशंस जो है यहाँ पे फंक्शंस
परफॉर्म किए जाते हैं, एस्टिमेट किया जाता है डिमांड को। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना, और लॉजिस्टिक यानी कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, वो भी जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आ जाता है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज को भी मैनेज किया जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, जैसे कि रॉ रिसोर्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गया, टाइम, लेबर, कब कहाँ कैसे सब चीज़ों को यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, उन सारी चीज़ों को भी जो सप्लाई चेन में जो है इंक्लूड किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। और वहीं पे लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्कफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को भी जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है कि कब कहाँ किससे जो है इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कैसे जो है डेटा शेयर होगा, कस्टमर का इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, मैन्युफैक्चर की डिटेल सप्लायर तक पहुंचाना, सप्लायर की डिटेल मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ों को भी जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है उसको भी जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैनेज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं। एक्वायर करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, लॉजिस्टिक का फंक्शन, रिसोर्सेज को मैनेज करना, डिमांड को एस्टिमेट करना यानी कि बिजनेस ऑपरेशंस, और इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना। कोर एंड रिवर्स सप्लाई चेन, देखिए कोर सप्लाई चेन क्या होता है पहले हम बात कर लें। तो कोर सप्लाई चेन का मतलब कि ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो कोर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर रॉ मटेरियल को जो है प्रोक्योर किया जाता है, उसको जो है मैन्युफैक्चर तक पहुँचाया जाता है, फिर मैन्युफैक्चर जो है उससे प्रोडक्ट बनाता है, और फिर प्रोडक्ट फाइनली होलसेलर और रिटेलर के थ्रू कस्टमर तक सप्लाई किया जाता है। तो इस सप्लाई चेन को हम क्या कहते हैं, कोर सप्लाई चेन यानी कि मेन सप्लाई चेन, इसको हम फॉरवर्ड सप्लाई चेन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि रॉ मटेरियल को जो है सप्लायर से फैक्ट्री तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। फिर फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट बनता है उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है होलसेलर फिर रिटेलर तक सप्लाई किया जाता है, और फिर रिटेलर और होलसेलर से जो है कस्टमर तक सप्लाई किया जाता है, जिससे कि कस्टमर की नीड को फुलफिल किया जा सके। अल्टीमेट गोल जो सप्लाई चेन का होता है ये यही होता है कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाना, जिससे कि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करे और सेटिस्फाई हो, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो कंपनी जो है ग्रो करेगी। तो इस सप्लाई चेन को हम क्या कहते हैं, कोर सप्लाई चेन, मेन सप्लाई चेन है, फिर फॉरवर्ड सप्लाई चेन, जहां पर सप्लायर से रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करके मैन्युफैक्चर के जरिए, होलसेलर के जरिए, रिटेलर के जरिए कस्टमर तक जो है प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो दैट इज कोर सप्लाई चेन। और वहीं पे जस्ट इसका उल्टा होता है रिवर्स सप्लाई चेन। रिवर्स सप्लाई चेन क्या होता है, द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू रिट्रीव अ यूज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम ए कस्टमर एंड आइदर डिस्पोज ऑफ इट और रीयूज इट। आपने अक्सर देखा होगा आज के टाइम पे जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे होता है कि 1 महीने तक आप ट्राई करिए, 1 महीने तक पसंद नहीं आया तो आप 1 महीने बाद वापस कर दीजिएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स जो है प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, या तो उनको पसंद नहीं आता है या फिर उसमें कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई खामी होती है, कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है। तो इस केस में, दोनों ही केस में पसंद नहीं आया या फिर कोई इसमें कमी रह गई, टेक्निकल फॉल्ट हो गया, तो फिर उस केस में कंपनी क्या करती है, उनसे प्रोडक्ट वापस मंगवा लेती है, तो ये जो सप्लाई चेन हो गया, कस्टमर से प्रोडक्ट को वापस लेके आना मैन्युफैक्चरर तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स सप्लाई चेन, यानी कि उल्टा। कोर सप्लाई चेन में क्या था कि मैन्युफैक्चरर कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा था, प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे सप्लाई चेन उल्टा हो गया। यहाँ पे कस्टमर से जो है प्रोडक्ट को उठाया जाता है और मैन्युफैक्चरर तक पहुँचाया जाता है। तो इस सप्लाई चेन को हम रिवर्स सप्लाई चेन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एंड कंज्यूमर होता है, जो एंड कस्टमर होता है, उसके पास से जो है हम रिटर्न करते हैं शिपिंग, यानी कि शिपिंग क्या होगी, रिटर्न शिपिंग होती है। कस्टमर क्या करता है, रिटर्न शिपिंग के लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई कर देता है, तो वहाँ से जो है मैन्युफैक्चरर के पास से जो है जो उनका डिलीवरी पर्सन होता है वो आता है आपके पास, आपसे जो है रिटर्न को जो है सामान को वापस लेता है, आपको जो है जो भी पैसा होता है वापस करता है, रिटर्न करता है, रिटर्न को प्रोसेस करता है, और फिर वो कहाँ पहुँच जाता है, मैन्युफैक्चरर तक पहुँच जाता है डिस्पोजिशन के लिए। तो इस पोजीशन पे मैन्युफैक्चरर के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो उस प्रोडक्ट को वो नष्ट कर दे यानी कि डिस्पोज कर दे, ख़त्म कर दे, या फिर उसको जो है रिसाइकिल करे यानी कि रिफर्बिश्ड। आप देखते होंगे अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे जाते होंगे तो मोबाइल परचेज करने जाए तो वहाँ पे रिफर्बिश्ड मोबाइल भी आपको परचेज करने को मिलते हैं, जो कि और जो ओरिजिनल मोबाइल होते हैं उनसे सस्ते दामों पर आपको जो है वो मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिफर्बिश्ड होते हैं, यानी कि किसी ने उसको यूज़ किया था, उनको रिटर्न किया है और उसको जो है मैन्युफैक्चर उसमें कुछ जो भी एरर था, जो भी टेक्निकल फॉल्ट था, उसको रिमूव करके उसको दोबारा से सेल कर देता है। या फिर आपने यूज़ किया, आपको पसंद नहीं आया, आपने वापस किया था, तो उसको रीसेल कर सकते हैं मैन्युफैक्चर। किसको रीसेल करेंगे? एंड कंज्यूमर को। क्लियर? तो ये जो है रिवर्स सप्लाई चेन कहलाता है, यानी कि जहाँ पर आप कस्टमर ने जो प्रोडक्ट परचेज किया था उसको पसंद नहीं आया या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट था, उसकी वजह से आप जो है वापस प्रोडक्ट को मंगवाते हो अपने पास।
पास, मैन्युफैक्चरर वापस अपने पास प्रोडक्ट को मंगवाता है और उसके बाद फिर उसको या तो डिस्पोज कर देगा, या तो उसको रिसाइकिल करेगा, रिफर्बिश करेगा, या फिर रीसेल कर देता है। तो वो मैन्युफैक्चरर का डिसीजन होता है। तो इस सप्लाई चेन को हम क्या कहते हैं, रिवर्स सप्लाई चेन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। प्रोडक्ट को एक्वायर किया जाता है कस्टमर से, उसके बाद फिर रिवर्स लॉजिस्टिक होता है, यानी कि कस्टमर से जो प्रोडक्ट को उठा के मैन्युफैक्चरर तक पहुँचाया जाता है, उसको इंस्पेक्ट किया जाता है और फाइनली उसको डिस्पोज किया जाता है। डिस्पोज में जहाँ पे वो चाहे वो नष्ट कर दे, चाहे वो रिसाइकिल कर ले, या फिर चाहे उसको रीसेल कर देता है। तो होप आपको क्लियर होगा कि कोर सप्लाई चेन और रिवर्स सप्लाई चेन क्या होता है। सप्लाई चेन ड्राइवर कहने का मतलब है यहाँ पे एलिमेंट, यानी कि एक सिस्टम में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि सप्लाई चेन को अफेक्ट करते हैं, सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उनको हम सप्लाई चेन ड्राइवर कहते हैं। यानी कि कब कहाँ किस चीज़ की सप्लाई करनी है, कितना अमाउंट में सप्लाई करना है, टाइमिंग क्या होगा सप्लाई का, लोकेशन क्या होगा सप्लाई का, ट्रांसपोर्टेशन मेथड क्या होगा सप्लाई करने का, ये सारा चीज़ इन सप्लाई चेन ड्राइवर्स पे डिपेंड करता है। तो ड्राइवर क्या हो गए, ड्राइवर आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम दैट हैज़ मेजर और क्रिटिकल इफेक्ट ऑन द एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ द इंटायर सिस्टम। तो सप्लाई चेन का जो पूरा सिस्टम होता है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस पे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन ड्राइवर्स कहते हैं। सप्लाई चेन ड्राइवर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस, यानी कि एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को, रिस्पॉन्सिवनेस को, यानी कि परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन, ड्राइवर्स। अब ये ड्राइवर्स ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही इंपैक्ट डालेंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट भी डाल सकते हो और नेगेटिव इंपैक्ट, दोनों ही इंपैक्ट जो है वो पड़ता है ड्राइवर्स का सप्लाई चेन पे। तो ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं, तो ब्रॉडली 5 ड्राइवर्स होते हैं जो कि सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी कि व्हाट, हाउ एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और कब प्रोड्यूस करना है। तो सप्लाई चेन इस पे डिपेंड करेगी ना भाई, क्या बनाना है आपको जब पता रहेगा तो आप उसके लिए पहले से ही रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सारी चीज़ें जो है आप अरेंज करके रखोगे। हाउ यानी कैसे बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी आप पहले से अरेंज करके रखोगे। व्हेन टू प्रोड्यूस, कब बनाना है, तो टाइमली जो है आप सप्लाई से रॉ मटेरियल, मशीनरी जो है आप अरेंज करके सप्लाई कर दोगे मैन्युफैक्चरर को। तो प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स हाउ मच टू मेक एंड हाउ मच टू स्टॉक, यानी कि कितना बना के रखना है और कितना स्टॉक में रखना है, कितना बनाना है और कितना स्टॉक में रखना है। तो ये भी किस पे डिपेंड करता है, डिमांड फोरकास्टिंग, जो कि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि डिमांड फोरकास्टिंग यानी कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है फिर घट रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि कितना बनाना है और कितना स्टॉक करके रखना है। उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सप्लाई भी करना होगा मार्केट में, और उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है रॉ मटेरियल भी सप्लाई करके मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करना होता है। इसी तरीके से लोकेशन। लोकेशन यानी कि कहाँ पर, अब ये लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग या जो फैसिलिटीज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की लोकेशन की बात होती है और यहाँ पे कस्टमर की लोकेशन की भी बात होती है। तो लोकेशन, आप जो है मार्केट से बहुत दूर हो तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो स्लो रहेगी। जब मार्केट के नज़दीक होते हैं तो सप्लाई चेन की रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है। सप्लायर के नज़दीक है तो रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होगी सप्लाई चेन की, लेकिन सप्लायर से दूर है तो रिस्पॉन्सिवनेस लेट होगी, पुअर होगी सप्लाई चेन की। भाई आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बैंक के ब्रांचेज होते हैं, फिर फूड चेन ब्रांचेज होते हैं, जो क्या करते हैं कि बड़ा मार्केट है तो हर जो है मॉल में या फिर छोटे छोटे 2-3 किलोमीटर पर वो अपना एक ब्रांचेस खोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे उनकी सप्लाई चेन फास्ट हो। आपने ऑर्डर किया तुरंत जो है आपको डिलीवर हो जाता है। जैसे पिज्ज़ा का आप डिलीवर देखिए तो आधे घंटे में वो प्रॉमिस करते हैं कि हाफ एन आवर में आपको जो है पिज्ज़ा डिलीवर कर देंगे, यानी कि उनकी सप्लाई चेन क्या है, रिस्पॉन्सिव है। क्यों रिस्पॉन्सिव है? क्योंकि उन्होंने लोकेशन, बहुत सारी मल्टीपल लोकेशन पर उन्होंने अपने ब्रांचेस ओपन कर रखे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हाउ एंड व्हेन टू मूव, कब मूव करना और कैसे मूव करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ड्राइवर होता है, जो कि सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। क्लियर कि ट्रांसपोर्टेशन, अब बाई रेल जा रहे हो, बाई बस जा रहे हो या फिर बाई एयर जा रहे हो, तीनों पे ही जो है परफॉर्मेंस क्या होगी, डिफ़र करेगी। तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी, डिफ़र करेगी। ट्रेन से जा रहे हैं सस्ता पड़ जाएगा, एफिशिएंसी यानी कॉस्ट कम लगेगी, लेकिन वहीं पे अगर सप्लाई करनी है एयर से तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी, लेकिन हाँ वहाँ पे टाइम कम लगेगा और यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि रेलवे से जा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा और अगर आप एयर से जा रहे हैं तो टाइम कम लगती है। तो ट्रांसपोर्टेशन। और वहीं पर लास्ट है जो कि इन सभी को डिसाइड करने में हेल्प करता है, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन। सप्लाई चेन ड्राइवर में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन
प्रोडक्शन अगर नहीं है आपके पास कि कब कहाँ कैसे क्या बनना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, तो आप कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो इन्फॉर्मेशन बेसिस फॉर मेकिंग दिस डिसीजन, यानी कि प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के बारे में अगर आपको डिसीजन लेना है तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर हो जाता है सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्लियर? तो इन्फॉर्मेशन है आपके पास सारी चीज़ों से रिलेटेड तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, आपको पता है कि किससे कहाँ कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप जो है रिस्पॉन्सिव अच्छा होगा आपका और एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। लोकेशन अगर आप नज़दीक में हैं मार्केट से, सप्लायर से, तो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होगी, एफिशिएंसी होगी। इन्वेंट्री आपको पता है कि कितनी डिमांड होनी है मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं कि कितना बनाना है, कितना स्टॉक में रखना है, कितना नहीं रखना है। और प्रोडक्शन यानी कि कब कहाँ कैसे क्या प्रोड्यूस करना है, सारी चीज़ें आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, लेबर, ये सारी चीज़ों को सप्लाई कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स होते हैं, सप्लाई चेन ड्राइवर्स कहते हैं। मेजरिंग सप्लाई चेन परफॉर्मेंस, देखिए किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस अगर आपको मेज़र करनी है तो आप उसको 3 बेसिस पे जो है उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं, 3 क्राइटेरिया पे, टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी। तो सिमिलरली सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को अगर आपको मेज़र करना है तो आप जो है टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी के बेसिस पे सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहला टाइम, जैसे कि लेवल ऑफ ऑन टाइम डिलीवरीज, यानी कि जो भी सप्लाई चेन आपका है उसमें जो डिलीवरीज होनी है कस्टमर को, क्या आप वो ऑन टाइम डिलीवरीज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो ऑन टाइम डिलीवरी तो फिर आपकी परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छी है। अगर नहीं कर पा रहे हो डिलीवरी ऑन टाइम तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं पुअर है। ऑन टाइम रिसीप्ट, यानी कि सप्लायर से रॉ मटेरियल आपको जो है मैन्युफैक्चरर को चाहिए था, तो क्या आप सही टाइम पे, राइट टाइम पे जो है उसको आप प्रोवाइड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। टाइम टू प्रोसेस परचेज ऑर्डर, जो परचेज ऑर्डर उसको प्रोसेस करने में कितना टाइम ले रहे हैं आप। एंड टाइम टू फुलफिल एन ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर को फुलफिल करने में कितना टाइम लग रहा है। तो इसके बेसिस पे सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। वहीं पे दूसरा है कॉस्ट, यानी कि इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लग जा रही है, या फिर अदर फंक्शंस जो होते हैं सप्लाई चेन में उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है। उसके बेसिस पे आप जो है सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। और वहीं तीसरा है क्वालिटी। क्वालिटी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जो ऑर्डर्स डिलीवर किए जा रहे हैं वो एरर फ्री, यानी किसी और का ऑर्डर किसी और को नहीं चला गया, बिना किसी डैमेज के जो है ऑर्डर फुलफिलमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कोई डैमेज नहीं आ रहा है। क्लियर? तो ये क्वालिटी हो गई। तो इन 3 के बेसिस पे जो है आप मेज़र कर सकते हैं सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को। तो सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को अगर हम मेज़र करने की बात करें तो इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव मेज़र और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मेज़र। क्वालिटेटिव मेज़र मतलब कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इन सब से जो है आप मेज़र कर सकते हो सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को। कस्टमर जो है सेटिस्फाइड है सप्लाई चेन से, उसको टाइमली डिलीवर मिल रहा है, करेक्ट प्रोडक्ट उसको जो है डिलीवर हो रहा है, तो उसके बेसिस पे सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं। वहीं पे अगर क्वांटिटेटिव मेज़र की बात करें तो वहाँ पे डिलीवरी टाइम क्या था, लीड टाइम कितना, यानी कि ऑर्डर कितने टाइम पे प्लेस हुआ और फुलफिलमेंट कितनी देर में, यानी कि ऑर्डर प्लेसमेंट से लेके फुलफिलमेंट के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है, गैप होता है, उसको हम लीड टाइम कहते हैं। तो वो कितना है। सप्लाई चेन रिस्पॉन्स टाइम कितना था, कस्टमर के कोई इश्यू है तो उसको फुलफिल करने में, उसको उसी को सॉल्व करने में कितना रिस्पॉन्स टाइम लिया जा रहा है। डिलीवरी परफॉर्मेंस कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आ रहा है। तो ये क्वान्टिटेटिव मेज़र हो गए। तो इन दोनों के बेसिस पे जो है आप मेज़र कर सकते हो। तो डिफरेंट टेक्निक हैं सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो उसमें एक है लॉजिस्टिक स्कोर बोर्ड। तो नाम से क्लियर, जैसे आपकी मार्कशीट होता है ना, तो मार्कशीट में किस सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स लेके आए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि लॉजिस्टिक स्कोर बोर्ड बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है फाइनेंशियल, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और साइकिल टाइम, ये जो 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों को स्कोर दिया जाता है और उसके बेसिस से सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। तो लॉजिस्टिक स्कोर बोर्ड जो है वो डेवलप किया गया था लॉजिस्टिक रिसोर्सेज इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन द्वारा। दिस लॉजिस्टिक स्कोर बोर्ड इज स्प्रेडशीट। ये क्या है? स्प्रेडशीट, यानी कि जो एक्सेल सीट होता है वो होता है बेस्ड टूल दैट हेल्प्स टू मेजर द बिजनेस वैल्यू ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये लॉजिस्टिक स्कोर बोर्ड क्या करता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट से क्या बिजनेस वैल्यू जनरेट हो रही है उसको मेजर करने में ये जो है हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो 4 क्राइटेरिया होते हैं वो क्या है? फाइनेंशियल, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड साइकिल टाइम मेजरमेंट। तो 4 चीज़ों को मेजर किया जाता है। फाइनेंशियल मेजरमेंट, यानी कि एक्सपेंसेस क्या आ रहे हैं सप्लाई चेन में, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है सप्लाई चेन में, एसेट की वैल्यू
वैल्यूज़ क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो भी यूज़ हो रही हैं, तो फिनेंशियल मेजरमेंट। वहीं पे दूसरा है प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, यानी कि प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब यहाँ पे कि कितना ऑर्डर आया है, कितना आपने ऑर्डर पर डे डिलीवर किया है, तो प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितना ऑर्डर आप पर डे डिलीवर कर रहे हो सप्लाई चेन के जरिए। क्वालिटी यानी कहने का मतलब है कि सर्विस एरर्स क्या है, यहाँ पे डैमेज कितना हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के टाइप पे, इन्वेंट्री करेक्टनेस है कि नहीं है, तो क्वालिटी होगा। वहीं पे साइकिल टाइम कहने का मतलब ऑर्डर प्लेसिंग टाइम, डिलीवरी टाइम, ट्रांजिट टाइम। तो साइकिल टाइम कहने का मतलब कि ऑर्डर प्लेसिंग टाइम कितना है, डिलीवरी में टाइम कितना लग रहा है, ट्रांजिट टाइम यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में कितना टाइम लग रहा है। तो इनके बेसिस पे जो है मेजर किया जाता है क्या, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को। वहीं पे जो दूसरा मॉडल है दैट इज SCOR मॉडल। SCOR मॉडल यानी कि सप्लाई चेन ऑपरेशंस रेफरेंस। तो द SCOR मॉडल हेल्प्स कंपनीज टू मेजर सप्लाई चेन परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन 5 की एस्पेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, 5 की एस्पेक्ट होते हैं जिसके बेसिस पे जो है सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है SCOR मॉडल में। तो सबसे पहला क्या है, रिलायबिलिटी यानी कि क्या जो प्रोडक्ट है वो टाइमली डिलीवर किया जा रहा है, बिना किसी डैमेज के डिलीवर किया जा रहा है, कंप्लीट डिलीवरी हो रही है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, तो दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। क्लियर। दूसरा है एस्पेक्ट दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि जो भी क्वेरीज हैं उसको टाइमली रिस्पॉन्स दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उसको अटेंड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। वहीं पे तीसरा है एजिलिटी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो डिमांड होता है वो वेरी होता है, यानी कि एक जैसा डिमांड हमेशा नहीं होता है। तो जब वेरिंग डिमांड होता है तो उसमें जो सप्लाई चेन है वो कैसे लीड टाइम जो प्लान किया गया था उसमें बिना किसी डिले के जो है सप्लाई चेन को मैनेज किया जा रहा है। कॉस्ट कितना इन्वॉल्व है, कॉस्ट इन्वॉल्व इन एवरी स्टेप एंड फेज ऑफ द सप्लाई चेन। और वहीं पे पांचवा जो एस्पेक्ट है दैट इज एसेट, ऑल द की रिसोर्सेज यूज टू गेन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो इन 5 के बेसिस पे जो है सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। तो इसके अलावा ये जो लॉजिस्टिक स्कोरबोर्ड और आपने ये SCOR मॉडल देखा, इसके अलावा EVA यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू एनालिसिस है, बैलेंस स्कोर कार्ड है, ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो आपने फाइनेंस में पढ़ी होगी, बैलेंस स्कोर कार्ड भी आपने पढ़ी होगी। तो ये क्या है, ये सप्लाई चेन परफॉर्मेंस को मेज़र करने में इसका भी यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ टेक्निक्स थे सप्लाई चेन परफॉर्मेंस को मेज़र करने के। पुश एंड पुल सिस्टम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखिए मैन्युफैक्चर का काम क्या है, प्रोडक्ट को बनाना और कस्टमर तक पहुंचाना। क्लियर। यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, सप्लाई चेन का यूज़ करके प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर ने बनाया है उसको कस्टमर तक पहुंचाना, ये काम हो गया। अब मैन्युफैक्चर के सामने एक क्वेश्चन ये उठता है कि वो प्रोडक्ट बनाए तो कितना बनाए, प्रोडक्शन करे तो कितना करे। क्लियर। तो अब वहाँ पे उसके सामने 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो क्या करे कि जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तब वो प्रोडक्ट बनाएगा और फिर कस्टमर को सप्लाई चेन के जरिए डिलीवर कर देगा, जैसा कि रेस्टोरेंट में होता है या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है। रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, तो आप लंच करने डिनर जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जब पहुँचते हैं ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने के बाद फिर आपके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बन के आता है और फिर आपको डिलीवर हो जाता है। या फिर ऑटोमोबाइल का एग्जाम्पल लें, तो जब आप 4 व्हीलर कार परचेज करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जब आप बुकिंग करते हो उसके बाद फिर जो है वहाँ पे कार बनती है और फिर जो है आपको डिलीवर हो जाती है। तो ये क्या है, ये ऑर्डर के बेसिस पे होता है, यानी कि कस्टमर ऑर्डर करेगा देन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को बनाएगा और फिर वो सप्लाई करता है कस्टमर को। वहीं पे दूसरा ऑप्शन क्या है मैन्युफैक्चर के सामने कि वो क्या करे कि वो फोरकास्ट कर ले कि हाँ जो है इस प्रोडक्ट की डिमांड जो है आने वाले टाइम पे इतने यूनिट होनी है। तो वो क्या करता है कि फोरकास्टेड सेल्स के अकॉर्डिंग या फिर डिमांड फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग जो है पहले इसी प्रोडक्ट को बना लेता है और सप्लाई चेन के जरिए रिटेलर तक पहुँचा देता है। फिर जो कस्टमर होता है जब उसको जरूरत पड़ती है तो रिटेलर के पास जाता है, वहाँ पर जाके प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। क्लियर। तो पुश मतलब कि धक्का देना और पुल मतलब कि खींचना। तो खींचना यानी कि कस्टमर खींच रहा है मैन्युफैक्चर को, तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बना के कस्टमर को डिलीवर कर रहा है। पुश मतलब कि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बना के कस्टमर तक धकेल दे रहा है, फिर कस्टमर को जब जरूरत पड़ती है तो जाके परचेज कर लेता है। तो पुश सिस्टम और पुल सिस्टम यही है। पुल सिस्टम यानी कि जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बना के सप्लाई करेगा, दैट इज पुल सिस्टम। पुश सिस्टम में मैन्युफैक्चर फोरकास्ट कर लेता है पहले से ही कि हाँ आने वाले टाइम पे इतनी सेल होनी है, तो मैन्युफैक्चर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाकर रिटेलर तक पहुंचा देता है। जैसे कि आप फेस्टिवल्स में देखते होंगे, तो फेस्टिवल्स में सभी को पता है कि होली है, दीपावली है, तो उस टाइम पे जो है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होते हैं, होली में कलर्स हो गए, दीपावली में क्रैकर्स हो गए या फिर दिए हो गए, तो इन सब की डिमांड बढ़ने वाली। तो मैन्युफैक्चर क्या करता है कि डिमांड को फोरकास्ट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनाकर रिटेलर तक पहुंचा देता है। जितने भी FMCG गुड्स होते हैं, अभी हमको पता है कि FMCG गुड्स क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं। इनको जो है टाइम टू टाइम कस्टमर इनको परचेज ही करता रहता है, तो वो फोरकास्ट कर लेते हैं सेल्स को,
और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर रिटेलर शॉप पे रख देते हैं। अब ये थोड़ी होता है कि आपको टूथपेस्ट लेना है तो आप जाओगे ऑर्डर करोगे उसके बाद टूथपेस्ट बन के आएगा, नहीं। तो टूथपेस्ट क्या है, रेगुलर यूज प्रोडक्ट है, तो मैन्युफैक्चर पहले से ही फोरकास्ट करके उसको बनाकर कस्टमर तक, रिटेलर तक पहुंचा देता है। फिर कस्टमर को जब जरूरत पड़ती है रिटेल शॉप पे जाता है, परचेज कर लेता है। तो वो पुश सिस्टम हो गया। क्लियर। तो पुश सिस्टम, पुल सिस्टम यही चीज़ है यहाँ पे। तो सबसे पहले पुल सिस्टम है, तो पुल सिस्टम इन एससीएम यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि कस्टमर ऑर्डर करेगा प्रोडक्ट, पुल सिस्टम है, कस्टमर खींच रहा है, तो पुल और कस्टमर जो है वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा। उसके बाद फिर रिटेलर जो है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस करेगा स्टॉक को, यानी कि रिटेलर क्या करेगा, स्टॉक में देखेगा कि है कि नहीं है, वहाँ पे जो है ऑर्डर को प्लेस कर देगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ऑटोमेटिकली रिप्लेस करेगा वेयर हाउस ऑफ द मैन्युफैक्चर, यानी कि मैन्युफैक्चर के वेयर हाउस में मांगेगा कि वो प्रोडक्ट है कि नहीं है। अगर होगा तो वहाँ से जो है कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो मैन्युफैक्चर क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा एज पर ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर आया है वो प्रोड्यूस करेगा मैन्युफैक्चर उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद जो है कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। और मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करेगा तो बट ऑब्वियस होता है कि वो सप्लायर से क्या करेगा, ऑर्डर लेगा, सप्लाई रॉ मटेरियल जो है वो उसके लिए अप्लाई करे, ऑर्डर देगा। तो सप्लायर सप्लाई एज पर ऑर्डर, यानी कि जो भी कस्टमर का ऑर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर को रॉ मटेरियल सप्लायर सप्लाई करेगा, फिर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के जरिए कस्टमर तक पहुँचता है। तो ये होता है पुल सिस्टम। तो यहाँ पे मेन फोकस कौन हो गया, कस्टमर हो गया, कि कस्टमर ऑर्डर करेगा तो बाकी सारी सप्लाई चेन एक्टिवेट हो जाती है। तो पुल सिस्टम में क्या हो गया कि इन अ पुल बेस्ड सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर डिमांड ड्राइवन रेदर देन बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन। तो पुल सिस्टम में प्रिडिक्शन या फिर फोरकास्ट के बेसिस पे नहीं बल्कि डिमांड ड्राइवन होता है, यानी कि कब प्रोक्योरमेंट करना है, कब सप्लाई से रॉ मटेरियल मांगना है, कब प्रोडक्शन करना है, कब डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सारा चीज़ें डिमांड ड्राइवन है। कस्टमर डिमांड करेगा तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो है प्रोक्योरमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दैट इज पुल बेस्ड सिस्टम। गुड्स आर प्रोड्यूस इन द अमाउंट एंड टाइम नीडेड, यानी कि जो भी अमाउंट में डिमांड किया गया है और जो भी टाइम ड्यूरेशन मांगे उस टाइम ड्यूरेशन में उस अमाउंट में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है पुल बेस्ड सिस्टम में। पुल सिस्टम आर ऑफन प्रेफर्ड इन सिचुएशन वेयर देयर इज लिमिटेड डिमांड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और व्हेन द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग एक्सेस इन्वेंट्री आउटवेट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ सरप्लस ऑफ प्रोडक्ट इन स्टॉक। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि पुल सिस्टम तभी आपके लिए फायदेमंद होगा जब किसी भी प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक डिमांड होती है, यानी कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए लिमिटेड डिमांड होती है। जैसे कि कार है, तो कार सभी लोग जाके परचेज नहीं कर लेते, उसकी डिमांड लिमिटेड रहती है, इसलिए क्या होता है वहाँ पे जो है वहाँ पे पुल बेस्ड सिस्टम होता है। रेस्टोरेंट हो गया तो वहाँ पे ये नहीं कि कोई भी आएगा खा के चला जाएगा रखा हुआ, वहाँ पे जाएगा, उसको ताज़ा खाना चाहिए, वो ऑर्डर करेगा अपने हिसाब से, फिर उसको जो है वहाँ पे मिलेगा। तो वो क्या है, वो पुल बेस्ड सिस्टम है। तो वहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड की जाती है और लिमिटेड डिमांड होती है, इसीलिए क्या होता है वहाँ पे पुल सिस्टम चलता है। तो जहाँ पे भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, लिमिटेड डिमांड है, और जहाँ पे इन्वेंट्री को स्टॉक करके रखना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा आपके लिए, वहाँ पे पुल बेस्ड सिस्टम चलता है। और पुल बेस्ड सिस्टम क्या है, वो JIT के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। क्लियर। तो वहीं पे दूसरा है पुश सिस्टम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो पुश सिस्टम क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चर क्या करता है, फोरकास्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर सप्लाई चेन के जरिए रिटेलर तक पहुँचा देता है। तो मैन्युफैक्चर फोरकास्ट सेल्स और डिमांड, यानी कि सेल्स कह लीजिए या फिर डिमांड कह लीजिए, उसको फोरकास्ट करता है मैन्युफैक्चर। उसके बेस्ड ऑन द फोरकास्ट ऑर्डर गिवन टू सप्लायर, यानी कि फोरकास्ट के बेसिस पे कि 10 यूनिट बनाना है कि 20 यूनिट बनाना है, उसके हिसाब से सप्लायर को रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया जाता है और सप्लायर रॉ मटेरियल सप्लाई कर देता है। सप्लायर सप्लाई रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर एज पर दी फोरकास्टेड सेल। देन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एज पर सेल्स फोरकास्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है एज पर सेल्स फोरकास्ट। उसके बाद जो प्रोडक्ट जो है बनाया गया है तो डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई कर दिया जाता है फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूटर डिफरेंट रिटेलर्स को सप्लाई करता है और फिर फाइनली जो कस्टमर होता है वो शॉप पे जाता है, रिटेल शॉप पे जाता है और परचेज करता है जो भी सर्विस उसको दिखता है। तो दैट इज पुश सिस्टम। यहाँ पे क्या हो गया कि फोरकास्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चर फोरकास्ट करता है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर। तो पुश सिस्टम में क्या हो गया कि इन द पुश सिस्टम प्रोडक्शन बिगिंस बेस्ड ऑन द डिमांड फोरकास्ट, यानी कि जो डिमांड आपने फोरकास्ट की है या फिर प्रीवियस ईयर में जो भी सेल्स रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इस मंथ भी जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हो। तो फोरकास्ट कर लिया आपने डिमांड को, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हो। तो इन पुश बेस्ड सप्लाई चेन प्रोडक्ट्स आर पुश्ड थ्रू द चैनल फ्रॉम प्रोडक्शन अप टू द रिटेलर। तो
पुश बेस्ड में क्या हो गया कि धक्का, पुश मतलब कि धक्का देना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन कर लिया जाता है फोरकास्टेड के अकॉर्डिंग, और फिर जो है जो रॉ मटेरियल जो सप्लाई होता है वो पूरा जो है प्रोडक्शन से रिटेलर तक पहुंचा दिया जाता है। दिस मीन्स दैट द प्रोडक्शन हैपेंस बेस्ड ऑन द डिमांड फोरकास्ट। यहाँ पे प्रोडक्शन किसके बेसिस पे हो रहा है? जो भी आपने डिमांड फोरकास्ट किया है उसके बेसिस पे हो रहा है। तो अब ये कहाँ पे प्रेफर किया जाता है? प्रेफरेबल इन इंस्टेंसेस वेयर देयर इज अ हाई डिमांड फॉर अ गिवन प्रोडक्ट एंड हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन स्टॉक इज बेनिफिशियल फॉर मीटिंग कंज्यूमर डिमांड। तो अगर ऐसे टाइप के प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हो जिसका जो है आपके पास इन्वेंट्री इकट्ठा करके रखना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और जिसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, यानी कि डिमांड इतनी है कि अगर आप पहले से जो है आप बनाकर नहीं रखोगे तो आप डिमांड फुलफिल नहीं कर पाओगे और फिर आप क्या होगा, आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे। तो इस केस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हाई डिमांडेड होते हैं उनके लिए जो है मैन्युफैक्चर पहले से ही फोरकास्ट करके प्रोड्यूस करके जो है रिटेलर तक सामान को पहुंचा देता है। क्लियर? तो दैट इज पुश सिस्टम। तो पुल सिस्टम क्या हो गया? जहां पर कंज्यूमर डिमांड करता है उसके बाद फिर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो है प्रोक्योरमेंट जो है चलता है। और वहीं पे पुश सिस्टम जहाँ पे फोरकास्ट कर लिया जाता है सेल्स को और उसके बाद जो है वहाँ पे प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन और जो है प्रोडक्शन चलना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो पुश सिस्टम में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाकर रिटेलर तक पहुँचाता है, वहीं पे पुल सिस्टम में कस्टमर डिमांड करता है उसके बाद फिर मैन्युफैक्चर जो है प्रोडक्ट को बनाएगा, कस्टमर तक जो है सप्लाई चेन के जरिए पहुँचाता है। दैट इज़ पुश सिस्टम एंड पुल सिस्टम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। रोल ऑफ आईटी इन एससीएम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में? आज के टाइम पे आप सभी को पता होगा कि आप चाहे घर पे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे ट्रैवल कर रहे हो, चाहे कॉलेज में हो, हर जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ आपको करना पड़ता है। क्लियर? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो बेसिक चीज़ आप समझिए, पहली चीज़ कि कस्टमर को ऑर्डर करना है, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर से प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, तो वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यानी कि लैपटॉप पर बैठता है, वेबसाइट इंटरनेट का यूज़ करता है और जो है ऑर्डर घर पे बैठे प्लेस कर देता है। अब जो है रिटेलर या फिर सप्लायर या फिर जो है मैन्युफैक्चरर के पास ऑर्डर पहुंचता है, वो ऑर्डर को प्रोसेस करता है, उसके बाद जो है ऑर्डर को डिलीवर करवा देता है और ट्रांजेक्शन्स भी क्या होते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं। क्लियर? अब जो प्रोडक्ट की ट्रैकिंग है, आप देखते होंगे कि जब भी कोई आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सारी डिटेल दी जाती है कि प्रोडक्ट जो है वेयर हाउस से निकल चुका है, वेयर हाउस से जो है डिलीवरी बॉय के पास बात चुका है, डिलीवरी बॉय जो है वेयर हाउस से प्रोडक्ट को लेकर निकल चुका है और वो जो है आपके घर पहुंचने वाला है, आपके घर कितने टाइम ड्यूरेशन के बीच में पहुंचेगा, ये चीज़ भी जो है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो ये क्यों कैसे पॉसिबल है सप्लाई चेन में? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे आप प्रोडक्ट की ट्रैकिंग कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए जो है ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ से ही होता है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आईटी है दैट इज़ EDI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पहले हम लोग डेटा क्या शेयर करते थे कि ईमेल के जरिए या कुरियर करते थे, फिर फैक्स करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो है आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, सप्लायर आपस में क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम को एप्लीकेशन का यूज़ करके ज्वाइन करते हैं कि वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर यानी कि उनको इलेक्ट्रॉनिक ईमेल या फिर कुरियर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे कंप्यूटर से जो है दूसरे कंप्यूटर पर जाकर डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इन्वॉल्व द स्वैपिंग ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा चेंज हो जाता है। एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली रेदर देन द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ईमेल, कुरियर और फैक्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहलाता है। तो एससीएम में होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, तो आपस में जो है ईडीआई का यूज़ करके डेटा को एक्सचेंज करते हैं यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। वहीं पे जो नेक्स्ट डिवाइस है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। नाम से क्लियर है कि ये क्या करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक टैग जो है वो ऑब्जेक्ट में या फिर जो भी सप्लाई चेन में प्रोडक्ट को डिलीवर करना है तो उसमें अटैच कर दिया जाता है और उस टैग से जो है आप जो है मैन्युफैक्चरर जो है वो ट्रैक कर सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे पहुँचा है, कहाँ स्टोर है, कहाँ रखा हुआ है। तो डेटा इज कलेक्टेड यूजिंग वायरलेस सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ टैग अटैच टू दी ऑब्जेक्ट। तो यानी कि सप्लाई चेन में प्रोडक्ट मूव कर रहा है तो आप आसानी से जो है RFID का यूज़ करके ट्रैकिंग कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा है, होलसेलर तक पहुँचा है कि रिटेलर तक पहुँचा कि कस्टमर तक पहुँच गया है। क्लियर? तो RFID यूज टू एक्यूरेटली काउंट, करेक्ट एंड ट्रैक ऑल इंडिविजुअल आइटम एंड कर्टन्स अक्रॉस दी सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में आप काउंट कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो कोई अगर उसमें एरर है, ट्रैक कर सकते हो इंडिविजुअल आइटम्स को यूजिंग RFID टेक्नोलॉजी। स्टार्ट इन द फैक्ट्री वेयर आइटम्स आर
टैग्ड एट सोर्स गोज ऑन टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वेयर ऑर्डर्स आर स्टोर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टैग होता है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जहाँ पे जो है सोर्स होता है, फैक्ट्री होती है, वहीं पे जो है उसको टैगिंग कर दी जाती है। उसके बाद फिर पूरे सप्लाई चेन में वो टैग लगा रहता है और वहाँ पे आप उसको ट्रैक कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि RFID जो है एक साथ कई सारे आइटम को एक साथ जो है वो क्या कहते हैं कि रीड कर सकता है, इसीलिए जो है इसको प्रेफर किया जाता है बार कोडिंग में। बार कोडिंग आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको जो है आप जो है रिसेप्शन पे जाते हैं, प्रोडक्ट देते हैं तो बार कोड लगा होता है, स्टिकर लगा होता है, उसमें बहुत सारी लाइन्स होती हैं। बार कोड स्कैनर वो स्कैन करते हैं और बार कोडिंग स्कैन करते ही उनके पास प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि 1 बाय 1 होता है, यानी कि एक प्रोडक्ट एक ही बार में कर सकते हैं। लेकिन RFID में क्या होता है कि आप कई सारे प्रोडक्ट को एक साथ स्कैन कर सकते हैं, इसीलिए RFID को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो नेक्स्ट जो IT हो गया आपका, दैट इज़ बारकोड स्कैनिंग। यहाँ पे भी क्या है कि आप आसानी से जो है बारकोड अटैच कर सकते हो प्रोडक्ट में और फिर उसके सभी डिटेल्स जो है किसने मैन्युफैक्चर किया, क्या डेट है, क्या प्राइस है, क्या प्रोडक्ट का नाम है, सारी डिटेल्स जो है आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है आप मूविंग आइटम्स जो होता है ना उसको ट्रैक करने के लिए भी जो है यहाँ पे बारकोड स्कैनिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे कि PC असेंबली हो गया ऑपरेशन में, ऑटोमोबाइल हो गया असेंबली प्लांट में, तो इन सबको ट्रैक करने के लिए बारकोड का जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो प्रेफर लेकिन RFID को ही किया जाता है। वहीं पे जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो कि इससे में हेल्प करता है दैट इज़ डेटा वेयर हाउस या डेटा माइनिंग। आप सभी ने जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी पढ़ा है इसको कि डेटा वेयर हाउस या डेटा माइनिंग क्या है कि यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ही जो मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर है, होलसेलर हैं या फिर सप्लायर हैं, वो अपने यहाँ पे डेटा जो है स्टोर करके रख सकते हैं, गैदर कर सकते हैं और सभी चीज़ों से रिलेटेड डेटा स्टोर करके फिर आगे चल के वो डेटा माइन करके वहाँ से डेटा रिट्राइव करके डिसीजन मेकिंग्स कर सकते हैं। आपको पुराने डेटा के बेसिस पे पुराना सेल्स जाना है कि पिछले साल कितनी सेल्स थी, उसके पिछले साल कितनी सेल्स थी, तो डेटा यानी कि IT का यूज़ करके आपने डेटा स्टोर करके रखा होगा, वहाँ से आप डेटा रिट्राइव करके जो है आप जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो डेटा वेयर हाउस डेटा माइनिंग के लिए जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में हेल्प करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है डिटेल में, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ब्लॉकचेन क्या होता है कि ये डुप्लीकेसी होती है या फिर कॉपी होता है किसी भी चीज़ का, उसको अवॉइड करता है और ट्रांसपेरेंसी जो है प्रोवाइड करता है ब्लॉकचेन में। तो ट्रांसपेरेंसी होती है सप्लाई चेन में, किसी भी चीज़ की डुप्लीकेसी, कोई डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा, कोई डेटा कॉपी दूसरा कर भी नहीं सकता है, तो ब्लॉकचेन का यूज़ किया जाता है। वहीं पे एक और टूल है दैट इज़ ERP, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग टूल्स। जैसे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में देखते होंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स का क्या है ERP लॉगिन बना होता है, जहाँ पे आप लॉगिन करते हो और आप अपना जो है पूरा अपना डिटेल, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, अपनी जो है एडमिट कार्ड हो गया या फिर जो है प्लेसमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, चैलेंज इवैल्यूएशन फॉर्म भरना है, तो सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो। तो पहले क्या होता था कि आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म, आपको फॉर्म दिया जाता था, आप हाथ से जो है फॉर्म भरते थे, फोटो पेस्ट करते थे, साइन करते थे, उसके बाद अपने कॉलेज में सबमिट करते थे, कॉलेज वाले फिर उसको यूनिवर्सिटी भेजते थे। लेकिन आज ERP की होने की वजह से आप घर बैठे कहीं से भी बैठकर जो है आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भर लेते हो और आपको कहीं पे उसको भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के जरिए जो है पॉसिबल हो। तो ERP पे भी जो है डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ERP में क्या होता है कि ग्रैब द डेटा एंड मिनिमाइज द मैनुअल एक्टिविटीज़। यहाँ पे क्या होता है कि डेटा ग्रैब करता है और मैनुअल एक्टिविटीज़ को जो है मिनिमाइज कर देता है, यानी कि आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, डिटेल पहुँच गई यूनिवर्सिटी, आपको मैनुअली जो है उसको प्रिंट करके उसको कॉलेज में जमा करना, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? यहाँ पे SCM की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोसेसिंग करनी हो, इन्वेंट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना हो, कस्टमर ऑर्डर के इन्फॉर्मेशन लेना हो, तो सारा डिटेल कहाँ पे मिल जाएगा? ERP पे जो है आप वहाँ पे जाके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। आपको अपनी डिटेल देखनी है, आपको अपना रिजल्ट देखना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, चैलेंज इवैल्यूएशन फॉर्म भरना है, फीस पेमेंट करनी है, चाहे वो एग्जामिनेशन फ़ी हो, चाहे वो कैरी ओवर फ़ी हो, आप अपने ERP के जरिए कर सकते हैं। तो SCM में भी क्या होता है कि ERP होता है और वो अपना फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, इन्वेंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कस्टमर के ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर कोई और डेटा गैदर करना है, तो सारी डिटेल वहाँ पे जो है वो गैदर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं IT के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। तो अगर ओवरऑल इसको कंबाइन करें तो सबसे पहला रोल क्या हो गया कि ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन, यानी कि ऑर्डर को रिसीव करना, ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर ट्रैक करना, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन करना, ये सारी चीज़ों में IT जो है वो हेल्प करता है। वहीं पे कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, जैसे कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यहाँ पे जो है आसानी से होलसेलर, रिटेलर, सप्लायर, इन सबके बीच में इंफॉर्मेशन आसानी से शेयरिंग की जा सकती है बिना किसी डिले के, बिना किसी टाइम
टाइम कंजम्पशन के। वहीं पे तीसरा है डिसीजन सपोर्ट, डेटा वेयर हाउस आपने रख लिया, डेटा माइनिंग करते हैं और वहाँ पे जो है आपको ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि कब कहाँ कैसे कितना रॉ मटेरियल मंगाना है, किसको कहाँ डिलीवर करना है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में डिलीवर करना है, यानी कि आपको कई सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है डिसीजन मेकिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में हेल्प करता है। तो ये रोल ऑफ आईटी है इन एससीएम। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।